हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोपक। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस इट द एबिलिटी टू एक्वायर और अप्लाई नॉलेज, स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। जो एक एबिलिटी है हम किसी चीज़ को एक्वायर करने की, किसी नॉलेज को एक्वायर करने की, स्किल्स को एक्वायर करने के और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग को, ऐसे चीज़ों को एक्वायर करके अप्लाई करने की जो क्षमता है वही इंटेलिजेंस है। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग वो लर्निंग है जो हम माइंड के लेवल में सीखते हैं, जो कुछ चीज़ें राइट हो, रॉन्ग हो, या कुछ चीज़ें जिन्हें चीज़ें जो ऑनेस्टी हो सकती है, ओबीडियंस हो सकती है, ये सब चीज़ें छू नहीं सकते, फील भी नहीं किया जा सकता। ये सब एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में आता है। यही सब को एक साथ में इंटेलिजेंस कहा जाता है। Intelligence is derived from the word intelligier, intelligentsia, which means to understand. Intelligence का एक सीधा सीधा मीनिंग है टू अंडरस्टैंड, तो समझना, कुछ किसी चीज़ को समझना ही इंटेलिजेंस है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इंटेलिजेंस इज समथिंग विच वी एक्वायर एंड पॉलिश ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इंटेलिजेंस इट इज समथिंग विच वी एक्वायर, हम वो जो चीज़ हम एक्वायर करते हैं और उसको पॉलिश करते रहते हैं, जो मैच्योर होता रहता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ मैच्योर होता रहता है। हमारा इंटेलिजेंस भी जब हमने पैदा होने के बाद से मरते दम तक इंटेलिजेंस मैच्योर होते रहता है। इंटेलिजेंस सेम नहीं रहता। कुछ लोगों का इंटेलिजेंस, कुछ बच्चों का इंटेलिजेंस ज़्यादा अर्ली एजेस में डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों का 25 या 25 के बाद डेवलप होता है। इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, बोल सकते हैं इंटेलिजेंस का। ये सब सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। इंटेलिजेंस का कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ला रहे हैं एक एक पॉइंट्स। इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, बच्चों मिलते हैं, बात करते हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस। वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये दो थिंकिंग के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस का दो मेन एस्पेक्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है या दूसरा डाइवर्जेंट थिंकिंग है। हालांकि ये ब्रॉडली ये दो कैटेगरी में ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट्स ऑल्सो द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग बेस्ड ऑन डेटा एंड एक्सपीरियंसेस। इंटेलिजेंस वो भी है जो हम कुछ समझते हैं हमारे प्रीवियस डाटा और प्रीवियस एक्सपीरियंस के तौर पर। हम लोग क्या सीखते हैं और सीख के जो अप्लाई करते हैं, हमने कुछ पहले मिस्टेक किया, वो मिस्टेक अगर दोबारा ना हो, वो समझना, वो अंडरस्टैंडिंग बन पाना, वही इंटेलिजेंस है। नाउ व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग? दिस टाइप ऑफ थिंकिंग फोकसेस ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम। ये थिंकिंग कोई भी सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम का एक ही एस्पेक्ट में फोकस करता है, बाकी सभी एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। सेकेंड पॉइंट ये एग्जैक्टली वही है। इट इग्नोर्स अदर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट प्रॉब्लम। फाइंडिंग सिंगल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। कोई एक प्रॉब्लम है, उसका कोई सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकाल पाना, यही कन्वर्जेंट थिंकिंग है। हालांकि हम सबको पता है कि एक ही प्रॉब्लम का डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। पर कोई भी प्रॉब्लम का अगर बाकी सब सॉल्यूशन को इग्नोर करके हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में फोकस करें, तो वही कन्वर्जेंट थिंकिंग है। It consumes less time while solving a problem. Yes, of course it consumes less time because our focus is only on solving a problem and finding a single solution. So obviously it will be less time taking. Now next comes divergent thinking. It is the opposite of convergent thinking. Convergent thinking का opposite ही divergent thinking है। कैसे समझते हैं? This type of thinking involves various aspects of any problem or a situation.
ये थिंकिंग वो थिंकिंग है जो हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन को 1 से 4 या 5, 7, 8 तौर तौर तरीके से देखने में हेल्प करता है। यही डाइवर्जेंट थिंकिंग है। इट कैन प्रोवाइड मैनी सॉल्यूशंस टू ए सिंगल प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को हम डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ऑफकोर्स इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम एक ही प्रॉब्लम को सारी एस्पेक्ट, गुड साइड एंड बैड साइड एंड व्हाट इज़ न्यूट्रल, जो गुड भी हो और जो ज़्यादा गुड भी हो और बैड भी हो, मतलब मिडिल मैन बन के चले, ये तीनों एस्पेक्ट अगर मान के चले तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। सो यस, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोगों ने समझ लिया इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस में कौन से दो एस्पेक्ट होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये भी समझ लिया। आप समझते हैं इंटेलिजेंस को मापा कैसे जा सकता है और किसने इंटेलिजेंस को मापा और पहले किसने मापना स्टार्ट किया। इन 1905 एल्फ्रेड बिनेट and Theodore Simon made the first successful attempt to formally measure intelligence. एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया, फॉर्मली मेजर, हम लोगों का इंटेलिजेंस मेजर करने की कोशिश की। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस आ सकता है कि इंटेलिजेंस में कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को पहले मापा था, इंटेलिजेंस को पहले मेजर किया था और किस साल में भी किया था, ये भी आता है। इन 1908 अल्फ्रेड बिने गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज वो उसका कॉन्सेप्ट पहले जिस व्यक्ति ने दिया है उसका कॉन्सेप्ट वो है एल्फ्रेड बिने के कौन से साल में दिया था? 1908 में दिया था। मेंटल एज वो एज है जो हमारा माइंड का एज है। माइंड किस रेट पे हमारा इंटेलिजेंस एक्वायर करता है, किस रेट पे चीज़ें समझना जल्दी या देरी से समझना शुरू कर देता है, वही मेंटल एज है। और नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। हम जो 1 साल 2 साल हमारा बॉडी का जो एज है वही क्रोनोलॉजिकल एज है, सिंपल भाषा में। In 1912, William Stern, German psychologist, derived the concept of intelligence quotient, IQ। IQ अगर किसी को ना पता हो IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट है IQ का फुल फॉर्म। IQ refers to the ratio between mental age and chronological age। IQ एक रेशियो है जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अंदर आता है। विलियम स्टर्न ने ये IQ का कॉन्सेप्ट पहले इजाद किया था, 1912 में इजाद किया था, और वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। फॉर्मूला: मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड इंटेलिजेंस क्वोशेंट, दैट इज IQ। यह इसका फॉर्म दिया हुआ है, IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है। ये फॉर्मूला किसने दिया ये भी पूछ सकता है, किस समय दिया, वो फॉर्मूला क्या है वो ऑप्शंस में भी दे सकता है। सो अच्छे से ये याद कर लीजिए, इजी फॉर्मूला है। नेक्स्ट है एवरेज IQ ऑफ द पॉपुलेशन इज 100 इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। पॉपुलेशन का IQ कितना होता है? एवरेज पॉपुलेशन मतलब 50% का जो लोग होते हैं उनका IQ ज़्यादातर 100 ही होता है, एज को अगर छोड़ भी दे तो भी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ scores tends to approximate a bell-shaped curve called the normal curve, symmetrical around the central value called the mean। अगर हम वेरियस IQ को अगर एक साथ बिठाए और उसका एक कर्व बनाए, जो आगे हम समझेंगे, IQ टेबल भी है, हम लोग देखेंगे, तो वो एक बेल शेप बनाता है। स्टार्टिंग में सेम रहता है और मिडिल में आके थोड़ा ऊंचा होकर स्टेगनेंट हो जाता है, फिर उतर जाता है और लास्ट में स्टेगनेंट हो जाता है। जो वो मिडिल में जो ऊंचा होता है वही नॉर्मल कर्व कहलाता है।
जो 50% पॉपुलेशन में आता है। देयर इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ। हाँ, क्लासिफिकेशन है जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। IQ, नाउ व्हाट इज IQ? इट इज एन असेसमेंट ऑफ समवन्स कैपेसिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज इन देयर डिजायर्ड एनवायरनमेंट। IQ कुछ नहीं है, जो एक असेसमेंट है, एक आकलन है किसी का कैपेसिटी, कौन किसी भी चीज़ को, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई किसी भी चीज़ को कैसे सीखता है और कैसे अप्लाई करता है, उस नॉलेज को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे अप्लाई करता है, वही चीज़ का अगर हम आकलन निकालें तो वही IQ है। IQ का फॉर्मूला भी हम लोगों ने समझ लिया है, IQ कैसे निकालते हैं। IQ वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। IQ हर एक व्यक्ति का IQ, हर एक बच्चे का IQ डिफरेंट होता है। कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चों का IQ ज़्यादा होता है, उन बच्चों को गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, क्या होता है? ये होता है चिल्ड्रन विथ हायर IQ लेवल ऑफन गेट्स बोर्ड विथ डे टू डे मंडेन एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जिनका IQ लेवल हाई होता है, जिनको उनके फेलो पियर्स से ज़्यादा आता है कुछ चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, उनको ज़्यादा समझ में आता है। वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी जल्दी कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी जल्दी पढ़ के समझ के आंसर भी दे देते हैं। वो लोग बोर हो जाते हैं डे टू डे मंडेन एक्टिविटीज़, जो क्लास में हर रोज़ जो चलता है रूटीन, वो लोग बोर हो जाते हैं। अगर वो लोग बोर होते हैं तो एज ए टीचर हम लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए ताकि वो बोर ना हो, उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहता है इससे, और वो लोग बोर भी नहीं होते, दूसरे बच्चे से अच्छी तरह घुल मिल भी सकते हैं। नाउ फाइनली कम्स द IQ टेबल। IQ टेबल क्या है? ये IQ टेबल वेरियस बुक्स में डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बट ये यहाँ पर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यहाँ पर कुछ टर्म्स है डिस्क्रिप्टिव लेवल में, इस टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ लीजिए ये कैसे क्या होता है, देख भी लीजिए, और अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना लीजिए, अच्छा होगा। तो पहले देखते हैं बिलो 70 IQ रेंज। यहाँ पर रेंज दिया हुआ है। अगर IQ का रेंज 70 से नीचे हो तो उस व्यक्ति को मेंटली चैलेंज्ड और रिटार्डेड कहा जाएगा। ये कितने परसेंट का पॉपुलेशन है? ये 2.2% का पॉपुलेशन है। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 70 to 79। 70 to 79 जितने भी रेंज में आते हैं लोग, उनको बॉर्डर लाइन और डल डिक्लेयर किया गया है। ये ज़्यादातर 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। नेक्स्ट है 80 to 89 जो लो एवरेज है। एवरेज तो 50% है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। जो 100 होता है, एक एवरेज पकड़ के ही 100 यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसका रेंज होता है 90 से 109, जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन होता है। उसी एवरेज का लो एवरेज होता है 80 to 89 में, 89 के IQ रेंज में, वो उसका परसेंटेज होता है 16.1। नेक्स्ट है 110 to 119 जो एवरेज का हाई होता है, थोड़ा सा हाई होता है, उसको हाई एवरेज कहा जाता है। वो भी 16.1% होता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है सुपीरियर। किसको सुपीरियर कहा जा सकता है? 120 से लेकर 130 तक IQ का रेंज में जितने आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको सुपीरियर कहा जाता है। वो ज़्यादातर कम होते हैं, 6.7 होता है। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि सुपीरियर का परसेंटेज और बॉर्डर लाइन का परसेंटेज सेम है, 6.7 एंड 6.7। वैसे ही हाई एवरेज और लो एवरेज का भी परसेंटेज सेम है, 16.1 एंड 16.1। तो इसे याद करने में आसानी होगा। वेरी सुपीरियर का क्या होता है? उनका जिनका IQ अबव 130 होता है, 130 से ऊपर होता है, उनको वेरी सुपीरियर कहा जाता है। उनका परसेंटेज क्या होता है? सबसे कम होता है 2.2। हाँ, ये भी देख सकते हैं, एकदम बिलो 70 जो है और अबव 130 का जो परसेंटेज इन द पॉपुलेशन है वो सेम है, 2.2 एंड 2.2।
सो ये आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।